तो खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है आपको बता दें, आज लद्दाख पहुंचेंगे आर्मी चीफ नरवणे। आपको बता दें एलएसी पर हालातों की समीक्षा करते नजर आएंगे। जो ग्राउंड कमांडर्स हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि हाई लेवल कमांडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, और इस दौरान भी तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आई थी। भारत ने 2 टूक अपनी बात रखी। तो वहीं आज की अगर बात करें तो आज सेना प्रमुख पहुंचेंगे एलएसी और हालातों का जायजा भी करते नजर आएंगे। ग्राउंड कमांडर्स की बैठक अहम होगी जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। 2 दिन का सेना प्रमुख का ये दौरा है। और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थितियां पिछले दिनों देखने को मिली, उसके बाद ये पहला दौरा है सेना प्रमुख का। बेहद अहम ये माना जा रहा है। ग्राउंड कमांडर्स की जो बैठक होगी उसमें भी शामिल होंगे। इसके भी अपने आप में कई मायने हैं। हालांकि कमांडर स्तरीय बैठक भारत चीन के बीच में पहले हो चुकी है, लेकिन फिलहाल वो जो बैठक रही वो बेनतीजा रही। लेकिन भारत ने अपना पक्ष 2 टूक रखा है। भारत ने 2 टूक अपनी बात सामने रखी है। कहा है कि चीनी जो सैनिक हैं वो सेना को जो है फ्री हैंड दें, और साथ में जो है कहीं ना कहीं सेना पर जो स्थितियां हैं वो पहले जैसी हो जाएं। 5 मई के पहले जैसी स्थितियां थी वो हो जाएं। आज लद्दाख जाएंगे सेना प्रमुख। एलएसी पर जारी तनाव के बाद सोमवार को 12 घंटे चली सैन्य अधिकारियों की बातचीत में भारतीय सैन्य अधिकारियों ने चीनी सेना से पीछे हटने के लिए कहा है। तो वहीं इस बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज लेह का दौरा करते नजर आएंगे। 14वीं कोर के सैन्य अफसरों के साथ हालात का जायजा लेंगे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस के दौरे पर हैं और भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे 12:30 पर रूसी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आएंगे, बैठक करेंगे। राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कल होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। हालांकि इस दौरान वो किसी भी चीनी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। ये अहम फैसला है। तो आपको बता दें कि एलएसी पर लगातार तनाव जारी है और वजह साफ तौर पर ड्रैगन की धोखेबाजी है। सेना प्रमुख लेह का दौरा करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में मौजूद होंगे 3 दिवसीय दौरे में। सेना प्रमुख लेह का दौरा करेंगे। तो अनुमा आचार्य जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। आप पूर्व विंग कमांडर हैं। अनुमा जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी अनुमा जी, लेह का दौरा करते नजर आएंगे नरवणे, तो ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि कमांडर्स की जो मीटिंग होगी उसमें भी हिस्सा लेंगे? जी, वो ज़रूरी भी है क्योंकि समय-समय पर सेना अध्यक्ष को ये जायज़ा लेने के लिए वहाँ जाना चाहिए। इससे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ता है। जी। वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स मेजर जनरल वगैरह तो वहाँ ऑलरेडी हैं, और ये एक ऐसा समय है जहाँ हमें निरंतर निगाह बनानी चाहिए। और चूँकि सेना अध्यक्ष वहाँ जाते हैं तो चीन का भी ध्यान थोड़ा-सा वो अलर्ट रहता है, और किसी तरह की अचानक वाली जो धोखेबाज़ी करता है वो नहीं करेगा। जी अनुमा जी, लेकिन अहम बात यह भी है कि रक्षा मंत्री रूस पहुंच रहे हैं और रक्षा मंत्री जो है रूस के साथ में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र की मांग कर सकते हैं, S-400 की मांग कर सकते हैं। ये कितना ज्यादा जरूरी है ये डील होना? और दूसरी बात, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? 2 गतिविधियां एक साथ चल रही हैं। देश में जो सेना प्रमुख हैं वो लेह का दौरा कर रहे हैं और रक्षा मंत्री रूस में मौजूद होंगे। पूजा, ये हम ग्रुप जो है हमारा पुराना पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, पर जो आखिरी विजिट वहाँ के अध्यक्ष की हुई थी वो करीब 1.25 साल 1.5 साल पहले हुई थी।
और बहुत हम उसके साथ उतना पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा हमारा उतना रिश्ता अच्छा चल नहीं रहा था, जी। यानी कि कुछ खराबी नहीं थी पर कुछ नया भी और अच्छा भी नहीं हो रहा था। और अभी जो राजनाथ सिंह गए हैं, तो आपको मैं ये बता दूं, मैं एक लॉजिस्टिक्स अधिकारी हूँ और मुझे मालूम है कि जो हमारी सेना की इन्वेंट्री है, खासतौर पे वायुसेना की इन्वेंट्री के बारे में, कि वो करीब 70% जो जहाज हैं आज भी हमारे रशिया से ही हैं। और जो सुखोई 30 है वो तो है ही, जी। वो हमारा फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है। तो आज जब राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं और अभी वो कल तक रहेंगे वहां, उनके जो विक्ट्री परेड है उसमें शामिल होंगे हमारे सैन्य दल भी। जी। तो जो भी वहां डील होती है, हम्म। कोई ऑफ द शेल्फ हमको कुछ नहीं मिलने वाला है कि गए हैं तो फटाक से डील साइन हुई और बिल गया। बिल्कुल। जब डील आज साइन होती है तो हमको जो इक्विपमेंट मिलते हैं वो करीब 8 से 9 साल के बाद मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा हमको इसके ऊपर बोस्ट करने की जरूरत नहीं है कि चले गए तो कुछ अचानक ब्रह्मास्त्र आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आएगा, अपने समय से आएगा और इसमें 7-8 साल लगेंगे। जी। अनुमा जी, कमांडर लेवल की मीटिंग पहले हो चुकी है भारत चीन के बीच में, उसमें भारत ने अपना पक्ष दो टूक रखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 5 मई से पहले की स्थितियां थी उसको बहाल किया जाए, तभी जो है स्थितियां साफ हो पाएंगी। ऐसे में क्या लगता है, नरवणे मौजूद रहेंगे, एलएसी का दौरा करते नजर आएंगे, लेह का, और कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग करेंगे, इससे क्या चीन की तरफ एक मैसेज इंडिया की तरफ से जाएगा? ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथनिंग है और वो होती रहती है। मैसेज तो चीन की तरफ क्या जाएगा, वो हमको पिछले कुछ दिनों में दिख रहा है कि चीन की तरफ कोई मैसेज नहीं जाता। उसकी आदतन वो धोखेबाजी ही करता है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मैं खास तौर पे, मेरी एक अपील है मीडिया से, और ये है कि जो हमारी भाषा है ना, हम दो टूक, दुश्मनी महंगी पड़ेगी, ड्रैगन का जवाब जो हम चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि ये बाहर भी देखा जाता है। और चीन कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा देश नहीं है। बिल्कुल। और ट्रांसलेशंस वहां होते रहते हैं, तो हमें अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी ये लेनी है कि हम भाषा ऐसी ना बोलें जैसे किसी को उकसावा मिले। जी बिल्कुल। और ये उकसावा अगर हो भी जाता है, इसको किसी चीज में, वॉर में भी कल्मिनेट होता है, तो एक चीज ध्यान रखिए, आपकी सेना जो है ना, ऐसे जज्बे वाली सेना पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बिल्कुल। ये बड़े ध्यान रखने की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अनुमा जी, क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बोला है कि इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल ना हो, ये कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? और दूसरी बात ये कि मौजूदा स्थितियों पर अगर नजर डालें तो चीन जो है वो काफी ताकतवर स्थिति में नजर आता है। तो ऐसे में क्या चीन से निपटने के लिए हमें स्ट्रैटेजी दूसरी तरीके की अपनानी पड़ेगी? हम एक चीज में हमेशा फेल होते आए हैं पूजा, और पिछले इतने दिनों से आप जब भी बात करती हैं तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करती हैं, आप मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात करती हैं। आपने मुझे या अपने आप को कितने बार ये बात करते बताया है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से वहां जाके उनका दौरा किया, उनसे बात की। बिल्कुल। तो मुश्किल ये है ना कि हम, अच्छा, राजनीति के लेवल पे बिल्कुल बात नहीं हो रही है चीन से, तो किसी भी, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ऐसे दो देशों के बीच वन ऑन वन बेसिस पर राजनीतिक बातें होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जब अच्छा दिन है तब तो वो यहाँ आ जाएं, झूला भी झूलें, लेकिन जिस समय जरूरत है उस समय हम बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए पूजा। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा फेलियर मुझे दिखता है राजनीतिक लेवल पे और कूटनीति के लेवल पे, जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं। इन दोनों को बहुत आगे आना पड़ेगा। ये जो हम सेना के ऊपर विश्वास करते हैं, सेना की तरफ डाइवर्ट ही मत होइए। जो बातें स्थायी हल लाती है वो कूटनीति और राजनीति है। सेना तो है इसकी रक्षा के लिए। जी अनुमा जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वैभव मिश्रा। वैभव, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है मौजूदा स्थितियों की? आप थोड़ा सा बिंदुवार हमको बताइए कि मौजूदा स्थिति क्या है प्रेजेंट की। अगर बात मौजूदा स्थिति की करें तो इस वक्त जिस तरह से आज ये कहा जा रहा है कि एमएम नरवणे का 2 दिन का दौरा है लेह लद्दाख का, और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है अगर बात करें तो सेना के मनोबल के तौर पर, और साथ ही साथ क्या कुछ तैयारियां ग्राउंड पर की गई हैं अब तक का, क्योंकि जो स्थितियां हैं वहां पर लेह लद्दाख और गलवान घाटी के आसपास की जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद हमारे 20 जवान शहीद हुए, और पहली बार अब इस पूरी हिंसक झड़प के बाद एमएम नरवणे पहुंच रहे हैं यहाँ पर
गलवान घाटी के आसपास के इलाकों का दौरा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थितियां क्या कुछ है, हम कितना तैयार हैं, अगर कोई भी एक्शन होता है तो उसके रिएक्शन के लिए हम कितना तैयार हैं। और पूजा, साथ ही साथ जैसा कि आप लगातार बता रही हैं और अनुमा जी भी लगातार बता रही हैं, रूस का दौरा है, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर रहेंगे, तो कई मायनों में भारत की कोशिश अब ये है कि चीन को हर तरह से जो है वो गिरा जाए। लेकिन वैभव, अनुमा जी ने एक बहुत ही शानदार बात बोली है कि सेना के फ्रंट पर कोई बात आनी ही क्यों चाहिए, कूटनीतिक स्तर पर उसको निपटा लिया जाना चाहिए और इसका लैक है इंडिया के अंदर। पूजा, उसी चीज को लेकर हम लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि कूटनीतिक स्तर पर हम बातचीत करें और ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट करें ताकि अगर कुछ भी होता है तो एक कदम उठाने से पहले चीन 1000 बार सोचे। और इसी को लेकर रूस का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस की तरफ सबकी नजर है। रूस का चलिए वैभव, आपको यहां पर रोकूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रूस भारत चीन की वर्चुअल मीटिंग हो रही है, तो ये अहम जानकारी इस वक्त की बातचीत से जुड़ी हुई भी आपको दे रहे हैं। तीनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। एलएसी के हालातों पर चर्चा हो सकती है, तो बेहद अहम जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। एलएसी पर भारत का पक्ष रख सकते हैं एस जयशंकर। रूस, भारत और चीन के बीच में वर्चुअल मीटिंग। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि जो चीनी नेता हैं उनसे मुलाकात करते नहीं नजर आएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो यही है कि रूस, भारत और चीन के बीच में वर्चुअल मीटिंग होगी। अनुमा जी, आपने लगातार जिक्र किया था, तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, वो यही है कि भारत, चीन और रूस के बीच में जो है वर्चुअल मीटिंग हो रही है जिसमें विदेश मंत्री तीनों देशों के शामिल होंगे। तो इसमें अहम चर्चा हो सकती है। इसको आप किस लिहाज से देखती हैं, क्योंकि आप ही ने ये सवाल उठाया कि भारत की तरफ से ये कोशिश नहीं की जाती है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यही एक जरिया है जहाँ से हम स्थायी समाधान पे पहुंचेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर इतने काबिल मंत्री हैं हमारे पास, और उनके रहते हुए मैं समझती थी कि ये पहले भी होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जब शुरू हुआ तब सही। हम समस्या के स्थायी समाधान पे इसी से पहुंचेंगे और इस पे एलएसी के ऊपर चर्चा जरूर होगी। एक बात और आपको बताऊंगी कि आप चीन जो है और उसकी, रूस की, दोनों की सीमाएं मिलती हैं बिल्कुल आपस में, तो वो आपस में उनका कोई मतलब, हम ये ना माने कि वो आपस में दुश्मन है, पर चूंकि रूस ज्यादा पावरफुल है या चीन को लगता है कि वो उससे पार नहीं पा सकता, तो वो रूस के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करता जो हमारे साथ करता है। जी, आज जो ये मीटिंग हो रही है इससे कुछ अच्छा निकल के आना चाहिए। और यानी कि आप ये कह रही हैं अनुमा जी कि मध्यस्थता जो है रूस कर सकता है दोनों देशों के बीच में? नहीं, हमारी विदेश नीति ऐसी नहीं है कि जिसमें हम किसी से मध्यस्थता के लिए एक बात करें कि आप हमारी मध्यस्थता करें। ना तो हमें अमेरिका की मध्यस्थता करवानी है ना रूस की करवानी है, लेकिन चूंकि मीटिंग हो रही है तो बातचीत में ये जो करंट चल रहा है, ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, तो इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। और यही हमारा जो पहला कदम, या हम कह दें कुछ कदमों में से एक है जिससे हम स्थायी हल की तरफ चलेंगे। जी बिल्कुल। वैभव, मीटिंग हो रही है रूस, भारत और चीन के बीच में। नरवणे जो है लेह का दौरा करेंगे, तो यानी कि इस समय तीनों बिंदुओं पर भारत कोशिश कर रहा है कि इस मसले को सुलझाया जाए। वही मैं लगातार आपसे कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज, जिस तरह से आज एमएम नरवणे वहां का दौरा करेंगे और 2 दिवसीय दौरा है। दूसरी बात, राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर है। और बात अगर तीसरी करें तो आर्थिक मोर्चे पर भी भारत अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि चीन को जो है वो आर्थिक मोर्चे पर भी चोट दी जाए। अनुमा जी, एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि जिस तरह से आज रूस में मीटिंग है, राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, चीन के भी कई मंत्री, बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, तो रूस का स्टैंड क्या कुछ होगा, ये क्या 3 दिनों में ये साफ हो सकता है? और रूस का स्टैंड इस पूरे मामले पर कितना प्रभाव डालेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। जी अनुमा जी। अनुमा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा रही। अच्छा, उनका सवाल ये है अनुमा जी, वैभव का, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, चीनी नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसे में क्या रूस चीन की तरफ कोई बातचीत रख सकता है? भारत के पक्ष से रूस अपना स्टैंड क्लियर कर सकता है? क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो रूस का स्टैंड इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोनों ही देशों के लिए।
पूछा, इसमें ना ट्रायंगुलर बात नहीं होती है। जिन देशों के बीच में बातचीत चल रही है वो दोनों देश एक दूसरे से बात करते हैं। और मैंने पहले जैसे कहा कि हमारी जो विदेश नीति है उसमें हम रूस से अलग तरह की बात करेंगे, चीन से अलग तरह से बात करेंगे। ये दोनों बातों को हम कोई घाल नहीं, जब बात समस्या सुलझाने की हो एलएसी पर। जी। और एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आप मुझे इजाजत दें, बिल्कुल, कि 2 फ्रंट तो हमने खोल रखे हैं। कूटनैतिक अभी खुल गया है पिछले कुछ दिनों से, और सेना वाला तो हमेशा से ही मौजूद है, लेकिन राजनीतिक फ्रंट खुलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो सबसे अहम होता है, और जो सोल्यूशन है, जब तक सेना दोनों तरफ के देश के नेतृत्व के आपस में विचार समझाए नहीं जाएंगे एक दूसरे को, तब तक स्थायी हल नहीं पहुंचेगा। तीनों ही चीजें चाहिए इकट्ठा। जी। अनुमा जी, लगातार आप जो है मौजूद रही हैं। आपने बताया कि आप लॉजिस्टिक में आपने काम किया है, और साथ में हम सीमाओं की बात कर रहे हैं, सीमा का आपने जिक्र किया है, तो हिमाचल को हम नहीं भूल सकते हैं। हिमाचल के 2 जिले कन्नौर हो गया और लाहौल स्पीति हो गया, वो चीन के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है। ऐसे में अगर हम मौजूदा वहां की स्थितियों की बात कर लें तो वहां पर सीमांत क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? क्योंकि सिर्फ गलवान को हम देख करके वहां पर मौजूदा स्थितियों को सशक्त करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। चीन का जो पैतरा है उसे आप ऐसे समझिए, सलामी स्लाइसिंग करता है। हाँ। सलामी मतलब जो चिकन की सलामी होती है, धीरे 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 काटते जाओ और अपनी तरफ लेते जाओ। तो जिन जगहों पर कोई तनाव नहीं था, जैसे लाहौल स्पीति वाला जो इलाका है, वहां किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्किम के पास कोई एक्चुअली कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन चीन वहां पर भी जानबूझ के, क्योंकि पूरी एलएसी जो है वो डिफाइंड नहीं है, और हमारे इतने प्रयासों के अनुमा जी आपके पास वापस लौटूंगी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के खिलाफ देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चीनी दूतावास के बोर्ड पर पोस्टर चिपकाया गया है। बेहद अहम जानकारी इस वक्त की, चीन गद्दार का पोस्टर चिपकाया गया है चीनी दूतावास के बाहर। हिंदी चीनी बाय बाय का पोस्टर लगा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये चीन दूतावास की तस्वीरें हैं, चाइना एम्बेसी की तस्वीरें हैं, जिस पर चीन गद्दार है, हिंदी चीनी बाय बाय लिखा हुआ है। भाई भाई आपने सुना होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दीजिए और वो बाय बाय लिखा हुआ है। अहम जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है चीन दूतावास के बाहर की, जहां पर चीन गद्दार है, चीनी हिंदी चीनी बाय बाय का पोस्टर लगाया गया है। तो दिल्ली से हमारी संवाददाता कविता जोशी जुड़ चुकी हैं। कविता, क्या कुछ अपडेट दे रही हैं आप दर्शकों को इस पोस्टर के बारे में? देखिए, ये जो एलएसी पर जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में बीते 15 जून को जो हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए थे, उसके बाद से देश के अंदर जो है वो चीन को लेकर के एक, जैसे कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम कहें तो मतलब ये जो पोस्टर है, कहीं ना कहीं ये उसी को मतलब जो है एक तरीके से उसी गुस्से पर आक्रोश को दर्शा रहा है जो आज चीनी एम्बेसी के बाहर लगाया गया है। और हम कुछ दिन पहले का घटनाक्रम देखें तो लगातार जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर काम करने वाले, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, वो चीन का लगातार विरोध कर रहे हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये जो पोस्टर लगा है चीनी दूतावास के बाहर, तो उसी सिलसिले को एक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं मतलब जो पहले जो नारा दिया जाता था हिंदुस्तान में, हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन जो है वो भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, भारत का बहुत अच्छा पड़ोसी मित्र देश है, तो उसको कहीं ना कहीं 20 जवानों की जो शहादत एलएसी पर हुई है वो उसको बदलता है एक तरीके से। वो अब नाराजगी चीन के खिलाफ कहीं ना कहीं सामने आ रही है खुल करके। तो ये पोस्टर कहीं ना कहीं उसी को साफ, उस आक्रोश को, भारत के उस गुस्से को। लेकिन कविता, बार बार सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, पुतला जलाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई आर्थिक तौर पर जो है हम उतना मुकाबला दे पा रहे हैं चीन को, उतना डिफीट हम कर पा रहे हैं? सवाल ये भी उठता है।
देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें और आर्थिक प्रगति के हिसाब से देखें तो हम जमीनी हकीकत को अगर हम समझें तो चीन भारत से कहीं गुना आगे है। इस बिल्कुल। सच्चाई को कोई भी नहीं नकार सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में चीन बहुत ज्यादा मतलब हमसे कई गुना आगे है। वो विश्व की हम कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी महाशक्ति इस वक्त अगर अमेरिका के बाद है तो वो चीन है, और अब वो नंबर 1 की पोजीशन की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। हालांकि भारत की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत ने भी अपनी आर्थिक दर को जो है आगे बढ़ाया है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीन मतलब आर्थिक महाशक्ति है, वैश्विक महाशक्ति होने की ओर आगे बढ़ रहा है तो भारत उसको टक्कर नहीं दे सकता है। भारत की तैयारी अपने स्तर पर और भारत की जो अपनी कोशिशें हैं वो लगातार एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की तरफ जो है वो लगातार बढ़ी हुई हैं। एलएसी पर जिस तरीके से चीन जो है वो भारत को लगातार दबाने की और झुकाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भारत की तरफ से पूरी तैयारी है और भारत जो है हर मोर्चे पर बिल्कुल। और कविता, इस पे सहयोग इस बात का है कि भारत की तरफ से अपना पक्ष क्लियर है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास वापस लौटूंगी, चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अनुमा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अनुमा जी, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। मेरी बात वो पूरी हो गई थी, लेकिन मैं कविता को सुन रही थी तो मैंने देखा कि ये जो अतिरेक और उन्माद में हम जो काम करते हैं, जिस तरह से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट है अगर हम उसको उस तरह से ना करें। अब चीन के दूतावास के आगे हमने ये लगा दिया है पोस्टर, चीन को जैसे पता नहीं चलेगा और पता चलेगा तो फिर वही रिएक्शन वाली बात। हमको जो करना है हम शांति से क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारी इकोनॉमी जो है वो केवल 3.25 ट्रिलियन की है और उनकी 14 ट्रिलियन की। बिल्कुल। क्यों हुई ऐसी? हम हर समय शॉर्टकट ढूंढते हैं और उसी शॉर्टकट में हमने क्या किया, चीन से हमने ऐसे सामान खरीदना शुरू कर दिया जो सस्ता होता है। हमारे व्यापारी उसे लाके यहाँ बेचने लगे और इस तरह से शुरुआत हुई। हम अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बढ़ा सके कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएं। दूसरी चीज, पिछले कुछ दिनों में हमने अपने व्यापारी जो बेचारे चीन से सामान खरीद के यहाँ बेचते थे, उनके सामानों में आग लगा दी, उनकी दुकानों को बर्बाद कर दिया। हम किसको बर्बाद करें, चीन को या अपने बंदे? बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इसका अंतर समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं अनुमा जी कि किस तरीके से विरोध करना है, विरोध करने का सही जो तरीका है वो भी समझना पड़ेगा, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अनुमा जी, लगातार इस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश भी अपनी सीमा शेयर करता है। आपने सिक्किम का जिक्र किया कि पहले वहां पर हलचल नहीं थी, बाद में जो है चीन ने वहां पर हलचल पैदा करना शुरू किया और चीन की जो कहीं ना कहीं स्टेप रहता है वो अलग तरीके का है। तो क्या ऐसे में हिमाचल प्रदेश जहां चीन के साथ में सीमा शेयर करता है वहां पर भी संसाधनों को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि विपक्षों की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है? इस संसाधन तो हर जगह बढ़ने चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उस क्षेत्र में ज्यादातर आईटीबीपी है जी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो हमारी फौज का एक टुकड़ी वहां पर मतलब उनको बैक कवर देने के लिए, बल्कि आगे फौज को होना पड़ेगा इस समय जो सिचुएशन चल रही है। और आईटीबीपी को वो जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है उसको रक्षा मंत्रालय के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पेनिट्रेशन और जो इम्पैक्ट भारतीय सेना का होता है पुलिस फोर्स का उतना नहीं होता। हालांकि वो रहने वाले वहीं के होते हैं और उनका भी एक्लिमेटाइजेशन बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट्स नहीं रखने चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ ये सेना को अभी फोरफ्रंट पे रखने की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे 5-6 जो हमारे सामने खुल के आते हैं कि ये बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्यूट है, पैंगोंग त्सो में है, गालवान में है, इनके अलावा भी ऐसे 24 पॉइंट्स है जहाँ पे अभी तक कभी कभी एक आध दो बार पेट्रोल आए हैं। तो ये सारी जगहों पर हमें अपनी ये सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, अपना लोगों को वहां ज्यादा भेजना पड़ेगा, क्योंकि चीन की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी ऐसा करता है। बिल्कुल, धोखेबाजी उसके खून में है। तो वैभव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, 24 पॉइंट्स का जिक्र अनुमा जी ने किया है, क्या लगता है कि गलवान में ये जो अभी डिस्प्यूट हुआ है यही वो मौका है जब हम ये 24 पॉइंट्स भी चाइना के सामने रख सकते हैं और कहीं ना कहीं इसको सुलझाने की भी कोशिश कर सकते हैं जो अति विवादित क्षेत्र हैं? बिल्कुल, इसको सुलझाने की बातचीत इस बीच कर सकते हैं क्योंकि ये बेहद अच्छा मौका है भारत के पास हर विवाद को सुलझाने का। चीन को लेकर जितने भी विवाद हैं, फिर चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो चाहे राजनीतिक स्तर पर। अरूपा जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि जिस तरह से हम और आप आज से 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे और ये बात हो रही थी, आपने कहा था कि क्या कुछ देश के अंदर से राजनेताओं का बयान सामने आता है इस पूरी झड़प के बाद। उसके ठीक थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन किया और उन्होंने ये साफ कहा था कि देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। तो अनुपा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर संप्रभुता पर उंगली कोई उठाता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं हम उसके लिए? उस अनुमा जी, वैभव आपसे सवाल कर रहे हैं, उनका सीधा सवाल है कि अगर देश की संप्रभुता पर कोई सवाल उठाता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
भारत की सेना हमेशा तैयार है। अगर हम देखें, आपने कंपैरिजन आपने देखा होगा, हमारी जो सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का कंपैरिजन अगर हम चीन से करें तो अर्थव्यवस्था वाला हाल नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्षम हैं। और फिर जहां तक लोगों में जज्बे की बात है, हमारे फौजियों में, तो वहां पे भी आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी। लेकिन हर बार हम वहां क्यों उछल के जाते हैं? मेरा ये कहना है कि हम जब तक अपने पॉलिटिकल रास्ते खोल ही नहीं रहे हैं और हम सेना के ऊपर की कोई मतलब छाती ठोक के खड़े होके अपने सैनिकों को कुर्बान करने की बात नहीं है। हम बिल्कुल। अपने हिस्से की बहादुरी नहीं दिखा रहे, हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे। जाके उनसे मिलना तो चाहिए ना, इसके पहले कि यहाँ हम नुकसान करते चले। देखिए, अनुमा चीन जी, तो आज आपको नहीं ऐसा कर लगता रहा है कि है, कल राजनीतिक भी स्तर ऐसा पर, करेगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत जो है वो बातचीत कर उसकी रहा है, और पहल जिस वैभव ढंग से आज हो करना चाहिए उस चुकी ढंग है। से कर रहा रूस है? भारत चीन के बीच में बातचीत हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुमा जी, आप हमारे साथ में जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताजा तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो भारत की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर शुरुआत राजनीतिक स्तर पर भी हो गई है, और सेना का तो कोई जवाब ही नहीं। हम हमेशा तैयार रहते हैं आंख में आंख डालकर आंख नोच लेने के लिए।